उसका अच्छा आंसर दिए ना। आंसर दिए। डॉट पूछ लो। एट्थ। अच्छा क्वेश्चन है। इफ थीटा वन एंड थीटा टू आर इंक्लिनेशन ऑफ lines L1 and L2 with x-axis and L1 and L2 passes through कितना x1, y1. The equation of the angle bisector of these lines is। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये देखना, बात कम करो। अगर मान लो कोई लाइन, शांत जाओ। अगर मान लो कोई लाइन x1, y1 से पास कर रहा है। अगर मान लो कोई लाइन x1, y1 से पास कर रहा है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मान लो थीटा है। अगर क्या है तुम्हारा, इसका थीटा है। तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। बोलो। y माइनस वाई वन इक्वल टू कितना, m टाइम्स ऑफ, और m कितना होता है tan थीटा। बोलो मैं लिख सकता हूं। और tan थीटा को लिख सकते हैं कितना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और इस sin थीटा को मैं, बात नहीं करो, यहां भेज सकता हूं। यहां तक आया नहीं आया। ठीक है ना। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू tan थीटा ऑफ x माइनस का कितना, x1। और tan थीटा को हमने कैसे लिख दिया, sin थीटा और cos थीटा। इजला मतलब किसी भी लाइन की इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही थीटा तुम्हारा क्या है, लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पहले चला मैंने क्या करा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर तुम ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में जो लाइंस दे रखी हैं वो कुछ कुछ इसी फॉर्म में दे रखी हैं। इजला क्या हो गया, पंखा चाहिए क्या, पंखा चाहिए क्या, किसको चाहिए, किसको, किसको चाहिए। हाँ, तो फिर अपने देखो, जिसको पंखा चलाना है पहले अपना जैकेट स्वेटर उतारो, 10-15 मिनट बैठो, उसके बाद फिर बोलना। ठीक है ना। सब पेन पेन के फिर बोलो कि पंखा चला दो, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। हाँ। उसके बाद अगर लग रहा है तुम्हें गर्मी लग रही है, फिर पंखा चला देंगे, है ना। चलो, चलो याद तक आया सिर में। शांत जाओ। अब गौर करना, बात कम करो। अब क्या लिखा अपना, अंदर का अच्छा क्वेश्चन है। अब अंदर में दो लाइंस हैं, एक L1 और एक कितना, L2। एक लाइन L1 और एक लाइन कितना, L2 है। एक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा वन। और दूसरे का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा टू। तो मुझे ये तो पता है कि जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा वो किस पॉइंट से पास करेगा, x1, y1। बस मुझे अगर उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो अगर एक लाइन का थीटा वन एक का थीटा टू है तो क्या तुम बता सकते हो कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा। कितना, इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा। तो देखो ये थीटा वन है, ये पूरा थीटा टू है, ये कितना होगा, थीटा टू माइनस थीटा वन। और ये कितना होगा, उसका आधा। तो थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू। बट किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां से होता है, एक्स एक्सिस से। तो थीटा टू माइनस थीटा वन बाय टू, तो ये हो गया प्लस थीटा वन। तो ये कितना आएगा, थीटा टू माइनस का थीटा वन बाय टू प्लस थीटा वन, मीन्स थीटा टू प्लस थीटा वन बाय टू। चला, या थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो दिख जाएगा। अगर एक 30 डिग्री है, अगर एक क्या है 30, और अगर मान लो एक क्या है 60, एक 30 पर एक 60 पे, तो जो बीच वाली लाइन होगी वो इन दोनों का एवरेज होगा। वो इन दोनों का क्या होगा, एवरेज। तो देखो 60 और 30 90, 90 का एवरेज कितना, 45। सोच लो आराम से। ये अगर 30 है ये 60 है तो ये इन दोनों का एवरेज ही तो होगा। सोच लो आराम से। मीन्स अगर मान लो ये थीटा वन है, एक मान लो कितना है थीटा वन है, और एक तुम्हारा कितना थीटा टू है, तो बीच वाला ऑटोमेटिकली इन दोनों का एवरेज ही तो आएगा।
फील आया? नहीं आ गया? मीन्स इस वाली लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। और किसी भी लाइन के इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहाँ पर थीटा की जगह पर मैं क्या छाप दूं? थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। अच्छा बच्चे, इक्वल टू कितना? x माइनस x1 ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। बोलो यार, नहीं आया क्या? ये तो एक एंगल वेक्टर हो गया, ये तो एक एंगल वेक्टर हो गया ना। दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर होगा, बात कम करो, जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर होगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालेंगे? जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर होगा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालोगे? इसका अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 है तो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आएगा? माइनस कॉस क्या बोल रहे हो तुम? तो मैं जो पूछ रहा हूं उतना बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आएगा इस वाले का? इससे कितना घुमाना पड़ेगा? इससे 90 घुमाना पड़ेगा ना। तो इसका अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 है तो इसका कितना होगा? पाई बाय 2 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2, ये आएगा ना। या अगर याद हो कि अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? bx माइनस ए वाई प्लस सी डैश टाइप का कुछ होगा। मीन्स x और y के कोएफिशिएंट पलट जाते हैं, x और y के कोएफिशिएंट पलट जाते हैं, और किसी एक में क्या आता है? नेगेटिव। किसी भी एक में क्या आता है? नेगेटिव। ax प्लस बी वाई प्लस सी से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो ऐसा होता है, इसमें x और y के जो कोएफिशिएंट देखो बदल गए, और किसी भी एक में क्या लगा दो? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? मीन्स इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसमें क्या होगा? क्या होगा? इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसमें क्या होगा? x और y के कोएफिशिएंट बदल जाएंगे, मतलब cos यहां आ जाएगा और sin यहां आ जाएगा, और किसी भी एक में क्या लगा दो? नेगेटिव, या तो इसमें या तो इसमें। देख लो, डेली आएगा, आगरा और दिल्ली। नहीं आएगा? सही में आया नहीं आया भाई? ठीक है, सर मैंने क्या किया, इसका थीटा 1 था, इसका थीटा 2 था, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? इन दोनों का एवरेज। ये अपने फॉर्म ऑफ लाइन लिखा, इससे बस थीटा के यहाँ पर नया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिख दिया अपन, है ना। और बताओ 11, if the point B is symmetric to the point this with respect to the bisector of the first quadrant, if the point B is symmetric to the point A, मतलब इमेज लिखा है शायद से, इमेज है वो, है ना। सिमेट्रिक मतलब इमेज है ना, विद रिस्पेक्ट टू द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कौन सा? y इक्वल टू x होता है, अंदर बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर लाइन कौन सा होगा? y इक्वल टू x लाइन होगी, समझ में आ रहा है? और y इक्वल टू x लाइन अगर है तो इसने क्या कहा? b क्या है? सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू 4, -1। तो 4, -1 इसका मिरर इमेज। गौर करना, ध्यान देना, समझ जाओ, ये काफी अच्छा रिजल्ट होता है। अगर मान लो ये अल्फा कॉम बीटा है, मान लो किसी भी पॉइंट का अगर मैं, शांत जाओ, y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज निकालू, कैसे निकालते? किसी पॉइंट का मिरर इमेज कैसे निकालते हैं? h माइनस का अल्फा -1 k माइनस का बीटा +1, मिरर इमेज है तो माइनस का 2, अल्फा कॉम बीटा रख रहे हैं ना, तो बीटा माइनस का अल्फा अपॉन कितना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो आ रहा है? तो h इक्वल टू देखो कितना आएगा? माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा, अच्छा यह नेगेटिव आएगा ना, तो यहां से कितना आएगा? बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा।
बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, एच कितना आ गया बीटा, की कितना आएगा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हारा कितना आएगा अल्फा। तो कुछ अच्छा दिखा, क्या अच्छा दिखा कि अल्फा बीटा और बीटा अल्फा तुम्हारे कैसे हो गए रिवर्स। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे बहुत काम आएगा, याद रखना। किसी भी पॉइंट का अगर हम मिरर इमेज लेते हैं अबाउट कौन सा y टू एक्स लाइन, तो सीधा पॉइंट्स पलट जाते हैं, सीधे पॉइंट्स पलट जाते हैं। इसको याद ऐसे रख सकते हो, थोड़ा अगर दिमाग लगाओ। मान लो अगर ये 1,0 होता, मान लो अगर ये 1,0 होता, तो क्या आप 1,0 का मिरर इमेज बता सकते हो अबाउट y टू एक्स लाइन? बिल्कुल, 1,0 का मिरर इमेज अबाउट y टू एक्स लाइन, सोचो कौन सा होता है 0,1, जिससे तुम्हें याद रहेगा कि ये पलट जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मान लो y टू माइनस एक्स लाइन है, y टू माइनस एक्स लाइन है, ठीक है ना, तो 0,1 का मिरर इमेज क्या आएगा? ऑब्वियसली इसका मिरर इमेज कितना आएगा -1,0 आएगा, मतलब पलट तो गया और साथ में नेगेटिव भी आ गया आना। एक और बताओ, 3,3 का मिरर इमेज कितना आएगा? 3,3 का मिरर इमेज कितना आएगा? -3, तो ये बता रहा था कि चीजें पलट रही हैं, और ये क्या बता रहा है कि चीजें पलट भी गई और साइन भी कैसा लग गया नेगेटिव। तो क्या लिखो बताओ, अल्फा कॉमा बीटा का मिरर इमेज अबाउट y टू माइनस एक्स लाइन, अल्फा कॉमा बीटा का मिरर इमेज अबाउट y टू माइनस एक्स लाइन कितना बताओ? अल्फा कॉमा बीटा का मिरर इमेज कितना आएगा माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा, चीजें पलट भी जाती हैं और एक क्या लग जाता है नेगेटिव, याद रहेगा ना? ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट क्या था 4,-1, इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस, कहां गया? तो y टू एक्स लाइन है, पॉइंट कौन सा दे रखा 4,-1, तो इसका मिरर इमेज कितना आएगा? ये पलट जाएंगे तो कितना आएगा -1, कितना 4, बोलो। तो पूछा क्या गया द लेंथ ऑफ AB, इसका डिस्टेंस कितना आएगा 5 और 5 5√2, नहीं आएगा, ये लेंथ पूछा गया था ना भाई, वो आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, चला आगे, और बताओ, और बताओ, और कोई डाउट नहीं है? हाँ, सेवेंथ में क्या था? ये तो काइंड ऑफ क्लास से क्वेश्चन है, याद करो, लास्ट क्वेश्चन था ना क्लास का, ऐसे नहीं था? If the equation of two equal sides of an isosceles triangle are this and this, and third side pass through 1, -10, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो क्लास का था, नहीं याद क्या? ये तुम लोग को आता है नहीं आता भाई? मैं फालतू में कठिन कठिन पढ़ाया आ रहा हूँ, आ भी रहा है नहीं आ रहा, सब बेकार है पता है। वो तो अगर तुम लोग को हलवा हलवा चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ, हाँ, अगर कठिन लग रहा है तो बताओ, मैं हलवा वाले क्वेश्चन करा दूंगा, वो कर लो, हाँ, तो फिर करो ना ढंग से यार, ट्राई भी नहीं कर रहे तुम लोग, शांत जाओ। कैसे करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो इक्वल साइड्स की इक्वेशन अपन को दे रखी है, दो इक्वल साइड्स की इक्वेशन अपन को दे रखी है, और क्या लिखा हुआ है, जो थर्ड साइड है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है 1, -10, लेट्स सपोज वो पॉइंट यहां होता, तो जो तीसरी इक्वेशन आएगी वो इधर भी हो सकती है, सोचो इधर भी हो सकती है, और ये हमने बात किया कि जो तीसरा साइड होगा वो इन दोनों लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते उन्हीं के पैरेलल होगा, जो एंगल बाइसेक्टर्स होते उन्हीं के पैरेलल होगा। तो इसका और इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर का स्लोप निकाल लूं, सर इनका इनका स्लोप मैं निकाल सकता हूं अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर का क्या निकाल लूं, स्लोप निकाल लूं। और एंगल बाइसेक्टर का स्लोप निकालने के लिए क्यों ना मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दूं, और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखने के लिए 7x - y + 3 अपॉन कितना 5√2, एक प्लस ले लूं मैं,
तो कितना आएगा x प्लस वाई माइनस का 3 अपॉन कितना √2, √2 से √2 निपटा 5x 7x, तो कितना 2x 5y इधर से माइनस का 6y। तो देखो इसी से मतलब अपन को, तो इसका स्लोप कितना है 1/3, तो एक का स्लोप कितना आएगा 1/3, समझ गया ना। तो इसका स्लोप तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा माइनस का 3, तो एक स्लोप 1/3 आएगा, एक स्लोप कितना आ गया -3। और पॉइंट किससे पास कराना है 1, -10 से। नहीं आया, चीजों को याद रखो थोड़ा सा। और बताओ और क्या डाउट, 12 13 14 सब हो गए। हाँ 13 14 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 2,5 कंटेन्ड इन द एक्यूट एंगल रीजन ऑफ दिस। इसका आंसर दिया नहीं है क्या, लास्ट वाले का आंसर कितना आ रहा है, डेली आ रहा है क्या, क्या लिखा 2,5 कंटेनिंग बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसा होना चाहिए सेम। ऐसा भी तो अपने किया था क्लास में ना, नहीं बना क्या। तो देखो पहले तो C1 C2 को पॉजिटिव बना लो, तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाते तो देखो ये लाइन तो देखो पहले से C1 कैसा है पॉजिटिव, इस लाइन में भी पॉजिटिव अगर बनाने जाए, शांत जाओ, भी कैसा हो गया पॉजिटिव, इतना आया। अब 2,5 कंटेनिंग बाइसेक्टर, तो 2,5 की पावर वैल्यू ध्यान देना, 2,5 की पावर वैल्यू मैं यहां से निकालू 2,5 बोलो, और 2,5 की पावर वैल्यू मैं यहां से निकालू तो माइनस का कितना 2k माइनस का 30 प्लस का कितना 3। दो केस बनेंगे, या तो पावर वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो पावर वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। तो यहां से ये तुम्हारा कैसा आ रहा है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ना, ठीक है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव है। यहां से कितना आएगा माइनस का 2k माइनस का कितना 27, तो एक बार ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस क्या बनेगा -2k प्लस का माइनस का 27 लेस देन कितना 0। ये बनता है तुम्हारा कितना केस 2, ठीक है ना। चलो अब जब दोनों की पावर वैल्यू का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों की पावर वैल्यू का प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव, तो 2,5 कंटिन्यूइंग बाइसेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं प्लस, क्या यूज करते हैं प्लस। और अगर इसके लिए प्लस यूज किया तो हमें चाहिए क्या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा प्लस, और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए प्लस कब यूज होता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए प्लस यूज कब होता है, जब A1 A2 प्लस B1 B2 तुम्हारा कैसा हो लेस देन 0। मींस अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो A1 A2 कितना आएगा माइनस का 3k प्लस B1 B2 कैसा आएगा 12, कैसा आएगा नेगेटिव, तो यहां से कितना आएगा k शुड भी कितना ग्रेटर देन कितना 4, समझ में आ रहा है। और यहां से कितना होगा k तुम्हारा लेस देन कितना माइनस का 27/2, दोनों का इंटरसेक्शन ले ले, दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो देखो कितना था 5, इसने का -27/2 से छोटा, इसने का 4 से बड़ा, तो इस केस में तुम्हारा कितना आता 5। ये तुम्हारा ऐसे किसका होता केस 1 का, तो भाई केस 1 से कुछ नहीं आया, समझ में आया। केस 2 लेते तो इस चीज को कैसे होना पड़ता नेगेटिव, इस चीज को नेगेटिव होना पड़ता, मतलब k शुड बी ग्रेटर देन कितना माइनस का 27/2, और उस केस में A1 A2 प्लस B1 B2, उस केस में A1 A2 प्लस B1 B2 इसको तुम्हारा कैसा होना चाहिए था पॉजिटिव, बोलो कैसा होना चाहिए था पॉजिटिव, मतलब k कैसा होना चाहिए था उस केस में लेस देन 4, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा -27/2 से लेके तुम्हारा कितना 4, ये आंसर हो जाएगा। ये बनने नहीं बन रहे भाई, सही में आ रहा है ना 14 का डेली। और बताओ 4.1 आ जाए बस, इसमें और कोई डाउट तो नहीं। चलो 4.1 किधर पड़ता है, ये मिल गया, 4.1 पे आ जाओ, डिस्ट्री नंबर 4.1 आ जाओ, डाउट बताओ।
फर्स्ट देख लो पहले, DCT 4.1 फर्स्ट देखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 वर्टिसेस ऑफ ए कॉर्डियल आर, बात कम करो, 4 जो वर्टिसेस गिवन है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने, 2,4 -2,4 बोलो, 1,2 और -1,2। तो गौर करोगे तो देखो क्वाड्रेटल और कुछ नहीं, एक ट्रेपेजियम है, यहाँ इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ ऑफ L1 प्लस L2 इनटू कितना h, ये लेंथ कितना, -2 से 2, तो ये लेंथ कितना 4, -1 से 1, ये लेंथ कितना 2, तो हाफ ऑफ कितना 4 प्लस 2, हाफ ऑफ कितना 4 प्लस 2 इनटू हाइट, हाइट कितना, ये 2 हाइट है, ये कितनी हाइट है 4, तो ये हाइट तुम्हारी कितनी होगी 2, तो ट्रेपेजियम का एरिया तुम्हारा कितना आ गया 6, मानते हो। अब बोला क्या गया है, तो हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, -1,2 से, जो किस पॉइंट से पास कर रहा है -1,2 से, और इस कॉर्डियल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। तो कुछ कुछ इस लाइन की इक्वेशन चाहिए उनको, अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो देखो इसके ऊपर एक पॉइंट तो मिल ही चुका है, एक पॉइंट एक स्लोप पहुंच गया। अब गौर करना, इस टोटल ट्रेपेजियम का एरिया कितना था 6, तो ये जो ट्रायंगल बनता इसका एरिया कितना होता 3, मानते हो। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखोगे बताओ, हाफ, मान लेते हैं उनको बेस नहीं पता, बेस बी इंटू हाइट, हाइट तो पता है, हाइट कितनी है 2, और ये कितना चाहिए 3, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3, और बेस के लिए 3 है मतलब इसका लेंथ 3 है, तो यहां से 3 यूनिट आगे कौन सा पॉइंट आएगा, यहां से 3 यूनिट आगे कौन सा पॉइंट आएगा, -2,4 से 3 यूनिट आगे कितना आएगा 1,4, हाँ ना, तो दूसरा पॉइंट भी मिल गया। तो अब मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, 4 और 2 का 2, 1 और -1 का 2, तो इसका स्लोप कितना आ गया 1, और स्लोप 1 आ गया तो y इक्वल टू mx प्लस c, और किस पॉइंट से पास कर रहा है -1,2, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। नहीं है क्या, और बताओ फोर्थ, ये सड़ा सा नहीं आया यार सही में, -2,6 इज द मेजर इमेज ऑफ, शांत जाओ, तो फिगर नहीं बनाते क्या, -2,6 इज इमेज ऑफ, अच्छा देखना तुम खुद ही बता दोगे, 4,2, शांत जाओ, ये पॉइंट इस पॉइंट का इमेज है अबाउट सम लाइन L, अबाउट सम लाइन L, तो हमें इस L की इक्वेशन चाहिए, तो L की इक्वेशन चाहिए मतलब L के दो चीज चाहिए, एक उसके ऊपर एक पॉइंट और एक उसका स्लोप, क्या उसके ऊपर तुम्हें कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, क्या उसके ऊपर तुम्हें कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, कौन सा पॉइंट, सोचो, मिड पॉइंट के ऊपर वाला पॉइंट है ना, नहीं, L का स्लोप कैसे निकालोगे, L का स्लोप कैसे निकालोगे, ये लाइन की परपेंडिकुलर तो ये लाइन है, तो इसका स्लोप मिल जाएगा, तो इसका स्लोप मिल जाएगा, नहीं आया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा ना तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना, ये दिखना तो चाहिए ना, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, तो एक मिड पॉइंट जो इस लाइन जिससे पास करेगा, और इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में कैसा है परपेंडिकुलर, नहीं आया, और बताओ सिक्स्थ, शांत जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, if a variable line this the condition is this is satisfied then locus of, बात कम करो, put a perpendicular drawn from origin to the straight line, चलो भाई ठीक ना, क्या अपना एक वेरिएबल लाइन है अपना, बात नहीं करो,
एक वेरिएबल लाइन अपना x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना 1 है ना शांत। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना ए बी। बोलो ये लिख सकता हूँ। और ए और बी में एक कंडीशन दे रखी है, ए और बी में एक कंडीशन दे रखी है दैट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 बाय सी स्क्वायर। अंदर ए और बी वेरिएबल है, सी कांस्टेंट है। सी कैसा है? कांस्टेंट। बात कम करो। पूछा क्या है? लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस स्ट्रेट लाइन। शांत। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा हमें इसका लोकस चाहिए। इसको एच कॉमा की मान लो आराम से। यार नहीं आ रहा। चलो तो क्या करो बताओ। बिल्कुल सही। तुम चाहो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे मैं समय यहाँ वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल क्या है यहाँ पे? ए और बी वेरिएबल। ये वेरिएबल लाइन है ना, इसमें ए और बी क्या है? वेरिएबल है। तो तुम्हें क्या एलिमिनेट करना है? ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो एच और के में सोचो, एच और के में पहली इक्वेशन कैसे बनाओ बताओ। एक तो सोचो एच कॉमा के इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा। सोच लो एच कॉमा के इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो एच कॉमा के इस लाइन को सेटिस्फाई करता है ना। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी? बी एच प्लस ए के इक्वल टू कितना? ए बी। पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या लगाऊं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो बड़ा आएगा, कुछ और सोचो। एच और के में एक और रिलेशन मुझे दिख रहा है। ये तो तुमने ये इस कंडीशन का यूज किया कि एच कॉमा के इस लाइन पे लाई कर रहा है। तुमने उस कंडीशन का यूज कहाँ किया कि ये इसके परपेंडिकुलर भी है। है तुमने अभी तो इस कंडीशन का यूज किया ना कि एच कॉमा के इस पे लाई कर रहा है, तो इस पे लाई तो ये भी करता रहा था, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। तो इसकी खास बात क्या है? ये इसके कैसा है? परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप कितना आएगा? के बाय एच। है और इसका स्लोप कितना था? माइनस का बी बाय ए। तो इसका स्लोप कितना आएगा? ए बाय बी। सोच लो आराम से। तुम्हें गिवन कंडीशंस का यूज करना आना चाहिए। समझाया? अब यहां से देखना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो मैं ए और बी को एलिमिनेट कर सकता हूं। देखो ए और बी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन, तो ए और बी को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। बोलो। तो ए की वैल्यू मैं क्या छाप दूं? बी के बाय एच। ए की वैल्यू बी के बाय एच मैं यहां छाप दूं। बात कम करो। बी के बाय एच इंटू के, बी के बाय एच। बोलो है ना? तो यहां से देखो, एक बी हर जगह से कट जाएगा, एक भी कट जाएगा ना। यहां से कितना जाएगा? एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। एच एच भी कटता बाय कितना? के। ये तुम्हारा कितना आ गया? बी। ये कितना आ गया? बी। और ए क्या था? बी में के का मल्टीप्लाई करो, एच का डिवाइड करो। बी में के का मल्टीप्लाई करो और एच का डिवाइड करो। तो ए कितना आता है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने क्या करा? ए और बी की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एच एंड के। तब एच और के में रिलेशन कहां से लाऊं? एच और के में रिलेशन कहां से लाएं? बिल्कुल, ये एक रिलेशन नंबर गिवन था, इसमें ए और बी की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ एच और के छाप दूं। तो छापते तो कितना आता? एच का स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां से कितना? के का स्क्वायर अपॉन कितना? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और ये कितना आता? 1 अपॉन सी स्क्वायर। होल स्क्वायर आएगा सर, होल स्क्वायर आएगा सर। तो देखो एक एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कट जाता, तो एक एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचता। तो कुछ अपना ऐसा आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना? सी स्क्वायर। कौन सा आता है? चेन्नई। समझा मैंने क्या क्या किया? हमें जिस भी पॉइंट का लोकस निकाला था उसको एच कॉमा की माना। फिर हमने देखा एच कॉमा के में क्या क्या कंडीशन दिख रही है। एक तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये दिख रहा था। दूसरा ये और ये इस लाइन के कैसा था? परपेंडिकुलर। दो इक्वेशन आ गई।
अब हमें ए और बी को एलिमिनेट करना था, तो मुझे दो इक्वेशन मिल रही है ए और बी में, और दो ही वेरिएबल ए और बी। मैंने कहा ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच और की फाइंड कर लिया, और जो रिलेशन गिवन था ए बी और सी में, उसमें ए और बी के लिए शादी। नहीं आ रहा ना? एक एक करके पांचों देख लो। पांचों नहीं आया, पांचों देखना शांत। पांचों में क्या अपना a point starts from 1, 2, बात कम करो। a point starts from कितना 1, 2 and its projection on x-axis, its projection on x-axis moves at a speed of कितना 3 मीटर per second and its projection of y-axis moves with a speed of 2 मीटर per second, ठीक है ना? then its locus is, इसलिए मान लो पॉइंट कहीं भी मूव कर रहा है, हर इंस्टेंट पे अगर मैं इसका प्रोजेक्शन अगर देखूंगा एक्स एक्सिस पे, तो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है और ये इतनी स्पीड से। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो टाइम टी बाद ये प्रोजेक्शन कहां पहुंच चुका होता? 3t मानते होता? टाइम टी बाद ये प्रोजेक्शन कहां पहुंच चुका होगा? 2t मींस ये पॉइंट कुछ यहां पहुंच गया होगा, ये पॉइंट सोचो कहां पहुंच गया होगा? यहां पर। इसमें सोचो ये लेंथ कितना है 3t और ये लेंथ कितना है 2t, तो क्या मैं इसका स्लोप जानता हूं? 2/3। सोच लो आराम से, किसी भी टाइम t बाद ये 3t आगे और 2t ऊपर पहुंच गया होगा, इसका स्लोप कितना आएगा? 2/3। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? 2x माइनस का 3y, और किस पॉइंट स्टार्ट किया था? 1, 2 माइनस का 4। नहीं आ रहा क्या? और बताओ। 14 पे अभी आते हैं, 14 देख लो, 14 बहुत डिमांड है। If m1 and m2 are the roots of this equation, then area of triangle formed by the straight line this and this। अच्छा क्वेश्चन है, 14 देखना। चलो देखो, पहले हल्का फुल्का फिगर बनाया करो, फिगर बनाओगे तो उससे काफी चीज क्लियर हो जाएंगी। If m1 and m2 are the roots of this equation, एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन दे रखा है, कौन सा? x का स्क्वायर माइनस का कितना ax माइनस a माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। इसके रूट्स क्या है? m1 और m2। अब इसने तीन लाइंस दी है, एक y इक्वल टू m1x, एक y इक्वल टू m1x, एक y इक्वल टू m2x और एक y इक्वल टू a। एक कौन सा y इक्वल टू m1x, एक y इक्वल टू m2x और एक अपना कौन सा y इक्वल टू a। चल रहा है? देख लो आराम से। हमें इस ट्रायंगल क्या चाहिए था? एरिया चाहिए था। इस ट्रायंगल का अपन को क्या चाहिए? एरिया। ठीक है, तो बताओ इसका एरिया तुम कैसे निकालते? इस ट्रायंगल का एरिया अगर तुम्हें निकालने को बोला जाए, तुम कैसे निकालोगे? क्या तुम इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? पॉइंट्स तो तुम्हें निकालने पड़ेंगे। मान लो तुम्हें पॉइंट मिल गए, पॉइंट तुम्हें मान लो मिल गए, तो देखो दो ऑप्शन है, या तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ हाफ x1 y2 माइनस y3 एंड सो ऑन। बताइए ऑप्शन क्या है इसमें? हाफ बेस इंटू हाइट से सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? अगर तुम्हें इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या तुम ये लेन नहीं मिल पाएगा? अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो लेंथ कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? हाइट नहीं बता सकते क्या? इस ट्रायंगल की हाइट सोचो, यही तो होगी, और लेंथ कितना है? ए है। सोच लो आराम से, जहां हाफ बेस इंटू हाइट लग सकता है वहां हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ। अगर मान लो ये कुछ तिरछा होता ट्रायंगल, ऐसा कुछ होता, तो अपन नहीं कर पाते। सर मारा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ये? ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट कैसे निकालूंगा? इन दोनों का पॉइंट एडिशन, तो y के लिए क्या छापोगे? a। y के लिए क्या छापोगे? a। तो x कितना आएगा? a/m1, a/m1।
इन दोनों का पॉइंट एडिशन, तो ये पॉइंट कितना आएगा a/m2। तो बता सकते हो बेस कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस, बेस लेंथ कितना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो a/m1 माइनस a/m2। ये चला कि नहीं चला, ये स्टेप आया। और हाइट कितना होगा इसका a, और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बताना है क्या, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बताना ना। तो ये अपन को ये आएगा कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए कॉमन ले ले, तो हाफ a स्क्वायर m1 माइनस m2 अपॉन कितना m1 m2। बट ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें कहीं भी m1 और m2 नहीं दिख रहा है, सब एक ही टर्म है। तो ऑब्वियसली अब कहीं ना कहीं मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। इसका यूज कैसे करोगे, बिल्कुल m1 माइनस m2 क्या डिफरेंस ऑफ रूट, स्क्वायर का m1 m2 क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट कितना था, रूट डी बाय ए, प्रोडक्ट रूट कितना था, तो कितना आएगा रूट डी बाय सी, रूट ऑफ डी, डी की मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू कितना सी, बोलो अपॉन कितना सी, बोलो है ना। और इधर कितना आएगा हाफ ऑफ कितना ए स्क्वायर, ध्यान एरिया है तो क्या आएगा मॉड, तो कितना है फाइनली हाफ ऑफ ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो a प्लस 2 का उसका बनेगा, आ रहा है ना। यहां से भी एक नेगेटिव हटाई दूं, मॉड है, मॉड है ना। तो ये तुम्हारा कितना आया, एरिया आया, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब अगर तुम वो देखोगे ऑप्शन, ऑप्शन में देखना केसेस दे रखे हैं, और देखो ऑप्शन में मॉड कहीं नहीं दिख रहा, मतलब इनने पक्का मॉड को क्या किया है रिमूव, और मॉड को रिमूव करने के लिए क्या बनाए होंगे केसेस। ये फील करो ये चीज ऑलवेज कैसा है पॉजिटिव, ये चीज ऑलवेज कैसा है पॉजिटिव। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि a प्लस 2 अपॉन a प्लस 1 कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही कहा, a प्लस 2 अपॉन a प्लस 1 कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, ये मैं बता सकता हूं किसकी मदद से, बेबी कब से, सोच लो, जब सोचो a माइनस 1 से बड़ा होगा, जब a क्या होगा माइनस 1 से बड़ा, तो ये क्वांटिटी भी कैसी होती है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मॉड सीधा हटा दो, तो मॉड सीधा हट जाएगा। तो अगला ऑप्शन ए देखो, जब माइनस 1 से बड़ा होगा तो मॉड सीधा हट गया, बोलो। चेन्नई ऑप्शन देखो, ए जब -2 से -1 के बीच में होगा, ए जब -2 से -1 के बीच में होगा, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है नेगेटिव, तो मॉड हटा दो विद एन एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो चेन्नई आएगा। और जब ए -2 से छोटा होगा तो वापस से कैसा होगा पॉजिटिव, वापस से मॉड सीधा हट जाएगा। भाई आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का बन रहा है ना। भाई सब अगर सोच पा रहे हो ये सब तो सही जा रहे हो, है ना। चला आगे और बताओ, 16 16 पूछना है क्या, ए करके 16 पूछना नहीं पूछना, 16 देखना। A straight line passing through 3, 1 meets the coordinate x at a and b, अच्छा क्वेश्चन है सर, देखना बात कम करो, क्या लिखा है, A straight line passing through 3, 1 meets the coordinate x at a and b। कभी भी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर मीट कर रहा है और तुम्हें ना समझ में आए तो सीधा क्या मानोगे a, 0 और 0, b। समझ में क्या कर रहा हूं, it is given that distance of the straight line from the origin O is maximum। बात कम करो, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू कितना 1, बोलो हाँ ना। और किस पॉइंट से पास कर रहा है 3, 1, तो 3, 1 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमें मिल गया ए और बी में पहला रिलेशन। तक मेरे साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भाई ने बोला क्या, क्या बोला गया, दो एरिया कहाँ गया, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज मैक्सिमम ना, तो ये जो डिस्टेंस है अब उनको क्या करना है मैक्सिमाइज कराना है। इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा चेंज कर दूं,
तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना ए बी। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0 0 छाप दे, बोलो तो कितना आएगा ए बी अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इस चीज को क्या करना है, मैक्सिमाइज। इस चीज को क्या करना है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं मैक्सिमा निकालने के लिए, याद है मैक्सिमिनवा डिफरेंशिएट करो, जीरो करो, और जितने भी पॉइंट्स आए उन सबको डबल डेरिवेटिव में रख के चेक करते थे किस पे लोकल मैक्सिमा था किस पे लोकल मिनिमा था। ठीक है ना। अब पहले तो ये गौर करो, हमें मैक्सिमा इसका निकालना है, तो मैं क्यों ना अंदर वाले का मैक्सिमा निकाल लूं, मैं क्यों ना अंदर वाले का मैक्सिमा निकाल लूं। समझ में क्या कह रहा हूं, क्योंकि मॉड का डिफरेंशिएशन तो मैं नहीं आता, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन तो मैं नहीं आता, समझ में ना, मॉड का डिफरेंशिएशन हमको नहीं आता। तो मैं कह रहा हूं इस वाली चीज, ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जो अंदर वाली चीज कैसी होगी, या मैक्सिमम या मिनिमम, तभी तो होगी ना। तो मैं अंदर वाली चीज का मैक्सिमा निकालना चाहता हूं मॉड हटा के, ठीक है ना। चलो तो बताओ इसका मैक्सिमा कैसे निकाले, डिफरेंशिएट करके। पर डिफरेंशिएट करने के सोचो, क्या इसका डिफरेंशिएट तुम कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो। याद को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन को सिंगल वेरिएबल का फंक्शन चाहिए ना, तो अपन को इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। अब सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और वो कहां से होगा, इस रिलेशन से। यहां से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लूं, तो 1 बाय बी इज टू कितना आएगा, 1 माइनस का 3 बाय ए। तो b कितना आएगा, a अपॉन का कितना, a माइनस का 3। समझ में आया। तो b के लिए मैं यहां से रिप्लेस कर दूं, a अपॉन कितना, a माइनस का 3, बोलो है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना आएगा, a अपॉन a माइनस 3 का होल स्क्वायर। भाई आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहां से कितना आएगा a स्क्वायर, नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले लूं, बोलो यहां से कितना आएगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 1, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, a, और नीचे कितना देगा, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का कितना 10, ये बचा। ठीक है, एक कट गया ना, एक ही बचा ना ऊपर, क्या था, कोई दिक्कत है क्या, नीचे जो a माइनस 3 बचेगा अंडर रूट के बाहर आएगा, वो इस वाले a माइनस 3 से कट जाएगा, या नहीं आया। तो अब क्वेश्चन बचा कि हमें इस चीज का मैक्सिमा निकालना है। अब अंदना, अब अपन थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे, a अपन कितना, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 10। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक तो बेसिक दिमाग कहता है कि भाई सीधा इसको डिफरेंशिएट मार दो, बोलो ठीक है, वो भी गलत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव कर देते, कैसे करते बताओ, डी एन डैश डी एन डैश माइनस एन डी डैश, इसका डेरिवेटिव कैसे करते, रूट एक्स का रूट टी का कितना आता है, 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी, और जिसको टी माना है उसका खुद का डेरिवेटिव, बोलो है ना। और इसको हम लोग क्या करते, 0, तो देखो 2 से 2 कटता, तो यहाँ कितना था, a माइनस का 3। एलसीएम लेते, तो एलसीएम लेते तो a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का कितना 10, यहाँ से a माइनस 3 इंटू ए, तो a स्क्वायर प्लस का कितना 3a, बात कम करो, यहाँ से कितना है माइनस का 3a प्लस का 10 इक्वल टू कितना 0, तो a इक्वल टू कितना 10/3। पता नहीं आया, नहीं आया, सही में आया पक्का। और a अगर 10/3 होगा शांत, तो b देखना कितना आएगा, a अपॉन a माइनस 3 ना, b कितना था, a अपॉन a माइनस का 3, तो 10/3 अपॉन कितना 10/3 माइनस का कितना 3, तो 10 माइनस का 9 1, तो b कितना आएगा 10, बात कम करो,
तो लाइन कौन सी आएगी? लाइन आती जिसका एक्स इंटरसेप्ट कितना था 10/3 और वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया 10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? हाफ बेस इंटू कितना हाइट, तो कितना आएगा 50/3। उत्कर्ष नहीं आज, उत्कर्ष थोड़ा बताया। वापस से देखो, ये समझो कि इसमें मेन स्टेप ऐसा क्या था जो सोचने में दिक्कत आती। पहले तो मैं ये तो क्लिक करना ही चाहिए था, 1,3 से पास कर ये भी क्लिक हो ही जाता। फिर तुम्हें क्या करना था? इस डिस्टेंस को क्या करना था? मैक्सिमाइज। तो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते ही लगाते यहाँ तक तो आते आते। अब इसका तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम के लिए सॉल्व करना है, तो बस इतना दिमाग लगाना कि भाई यहाँ 2 वेरिएबल है। पहले तो ये सोचना कि भाई यह मॉड में है तो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो अपन को अंदर वाले को कर दिया हमने, ये फील कर पा रहे हो। बट यहाँ पे 2 वेरिएबल थे तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम के लिए सीधा सॉल्व कर दिया। ये समझो कुछ भी खास नहीं है, थोड़ा बताया, कुछ तो बोल दो ना। अब देखो यहां पर टाइम बचाने के लिए, शांत जाओ, इस स्टेप के बाद अच्छे से, इस स्टेप के बाद जैसे मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका समझना क्या करें, नीचे वाले को मिनिमम कर दें। अच्छा बताओ, क्या नीचे वाले को मिनिमम करने से काम बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं कह रहा हूं ये मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। क्या ये सही बात है कि गलत बात है? क्या ये सही बात है कि गलत बात है? गलत है ना, क्योंकि ऊपर भी तो वेरिएबल है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि भाई जब नीचे वाला मिनिमम होगा तो हो सकता है ये भी मिनिमम हो जाए? अगर ऊपर कांस्टेंट होता, ऊपर कैसा होता? कांस्टेंट, और नीचे से वेरिएबल है, तो फिर कहना सही है कि भाई जब नीचे मिनिमम होगा तो पूरा कैसा होगा? मैक्सिमम, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है ना, बट यहां तो ऊपर वेरिएबल है। ये समझ में आ रहा है ना? कहीं भी कुछ भी मत लगा दिया करो। हाँ, लेकिन अगर सोचो ऊपर कांस्टेंट बन जाए तो अपन कह सकते हैं, तो क्यों ना मैं इस ए को नीचे पहुंचा दूं, इस ए को मैं सोचो जरा नीचे पहुंचा दूं, सोचो घूम के ऊपर ही था। अब इस ए को अंदर भेज दूं, अंदर भेजोगे है ना, तो अंदर भेजते तो किस क्या बन गया था? ए स्क्वायर बन गया था ना, ए स्क्वायर बन गया था, तो कितना था 1 माइनस का कितना 6/a प्लस कितना 10/a स्क्वायर। अब तुम कर सकते हो कि जब ये चीज मिनिमम होगी तब पूरा कैसा होगा? मैक्सिमम। सोच लो आराम से, मारा है नहीं है क्या? ये तरीका है। अब एक दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका देखना, इस पर गौर करना, ये लॉजिक बहुत मिलेगा तुम्हें आगे। चलो अच्छे से गौर करो, ये एक पॉइंट है 0,0, अंदर अच्छे से, ये एक पॉइंट कौन सा था 3,1, ठीक है। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि भाई 3,1 से पास करने वाले ढेरों लाइंस है, ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता। 3,1 से जो पास करने वाले ढेरों लाइंस है कि नहीं? इसमें से हमें वो लाइन फाइंड करना है, इसमें से हमें वो लाइन चाहिए जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। तो जरा सोचो, इसका डिस्टेंस कुछ ऐसा था, इसका इस लाइन से डिस्टेंस कुछ ऐसा था, इसका इस लाइन से डिस्टेंस कुछ ऐसा था, इसका इस वाले लाइन से डिस्टेंस कुछ ऐसा था,
तो बता सकते हो इस पॉइंट का किस लाइन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा? कुछ दिख रहा है? ये सोचो यही वो लाइन है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से सोचो मैक्सिमम है। इसको थोड़ा अच्छे से फील कर लो। ये जो लाइन बनता, इसका डिस्टेंस सोचो इससे कैसा होता? मैक्सिमम। क्योंकि अगर मान लो मैंने इस लाइन को हल्का सा इधर को टिल्ट किया, इस लाइन को मैंने हल्का सा इधर को टिल्ट किया, तो देखो ये लेंथ आएगा। सोच लो, देखो ये लेंथ कुछ कम ही होता। और जाओगे और कम, और जाओगे और कम, और जाओगे और कम। इस साइड को टिल्ट करते तो भी सोचो कम होता, तो भी कम होता। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो लाइन आएगा वो मैं क्या कह सकता हूं, कौन सा होगा? जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के कैसा हो? परपेंडिकुलर। वो लाइन जो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा और जो इस पॉइंट से पास करे, वो क्या होगा? इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले के परपेंडिकुलर। और इस वाले का स्लोप अब उनको पता है, इस वाले का स्लोप कितना है? 1/3। तो अपनी लाइन का स्लोप कितना होगा? -3। बोलो। तो इसका स्लोप अगर -3 है तो इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? 3x प्लस वाई। और किस पॉइंट से पास करे? 3,1। तो देखो ये पॉइंट कितना आता? 10/3। और ये पॉइंट कितना आता तुम्हारा? 10। नहीं आया क्या? ये बता रहा हूँ, ये तुम्हें कम से कम 10 बार मिलेगा आगे, 10 बार और मिलेगा। तो अगर फील आ गया हो तो तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस वाला लाइन कौन सा होता है? जो सीधा इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। क्योंकि ऐसे जाओगे तो देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, ऐसे जाओगे तो भी डिस्टेंस तुम्हारा कम ही हो रहा है। थोड़ा बता रहा है। कितना? चलो और बताओ। If this and this are sides of an isosceles triangle having area कितना? 10। इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड। अच्छा क्वेश्चन है। 17 देखना। पढ़ा तो किसको? छाप रहे हो क्या? छाप लो छाप लो। बन तो रहे ना कुछ? पढ़ा तो किसको? इस वाले को इस वाले साइड को। हाँ। चलो आगे चलें। 17 देखना। अच्छा क्वेश्चन था। क्या देखा है? Are the sides of an isosceles triangle having area 10 then the equation of the third side? एक isosceles triangle है, इसके दो साइड्स की इक्वेशन अपन को दे रखी है, x माइनस 2y प्लस 4, x माइनस का 2y प्लस का कितना 4, और कितना 2x प्लस वाई माइनस का कितना 5। और इसका एरिया दे रखा है कितना है? 10। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो कैसे करता हूँ।
शांत जाओ, तो काफी अच्छा बन जाएगा तो। एक मिनट, परपेंडिकुलर लाइन है क्या दोनों? एक इसमें तो जुगाड़ देती है रे। इसका स्लोप देखो -2, इसका स्लोप कितना 1/2 है, ये 90 हो गया। और अगर 90 हो गया तो बड़ा आसानी हो गया रे, क्योंकि ये एंगल कैसे हो जाएंगे फिर 45। तो इसका एरिया याद करो, अपन ने दिखा था पी स्क्वायर आया था, याद है? 2 बार आ चुका, नहीं याद आता क्या? ये पी याद करो, ये भी कितना था पी, ये भी कितना पी, ये लेंथ कितना 2p, तो हाफ बेस इंटू कितना हाइट, याद आया? तो इसके लिए कितना आएगा पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर के लिए कितनी दे रखी है 10, तो पी तुम्हारा कितना आएगा √10, पॉजिटिव है डिस्टेंस है तो √10। चलो इतना तो हो गया। मैं इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना आना चाहिए √10, और ये पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ, इन्हें को सॉल्व कर लें। दो गुना करके जोड़ दूं, दो गुना करके जोड़ते तो देखो y कट जाता, तो 4x + x कितना 5x, बोलो। दो गुना करके जोड़ते तो कितना -10 और 4 माइनस से कितना 6, तो ये पॉइंट कितना था 6/5, सही ना? ठीक है ना, x के लिए 6/5 है ना। y की वैल्यू, y के लिए निकालने के लिए 12/5 - 2, 12/5 माइनस का 5, ठीक है ना, का नेगेटिव, ये y आता, ये तुम्हारा कितना था 13/5, ये पॉइंट कितना था 13/5। चलो ये पॉइंट मिल गया, तो बताओ इसकी इक्वेशन कैसे निकालूं? बिल्कुल सही है, इसका इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा √10, बट इसकी इक्वेशन कहाँ पता उनको? तो मुझे इस लाइन का कुछ पता है, क्या पता है? मुझे इस लाइन का कुछ तो पता है, इस लाइन का स्लोप मुझे पता है कितना होगा 145 डिग्री है ना, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस से एंगल थोड़ी है रे, ये तो इस लाइन से एंगल है ना, तो फिर क्या करूं? तो एक ऑप्शन तो ये देखो तुम्हारे पास, इसको m मान लो, इसको क्या मान लो m, और m वो लाइन होगा जिसका इसके साथ एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, ये तो कह सकते हो। इसका स्लोप m मान ले, स्लोप नहीं पता, बट m1 - m2 लगा दो, इसका स्लोप कितना है 1/2, तो m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसके लिए कितनी है 1045, तो कितना आएगा 2m - 1 इक्वल टू कितना 2 + m का मॉड इक्वल टू कितना +1, ये प्लस का खोल दे, तो 2m - 1 इक्वल टू कितना 2 प्लस का m, तो m इक्वल टू कितना 3, और दूसरा कितना आएगा m इक्वल टू माइनस का 1/3, ये चला 2m आए, 2m आए क्यों आए? बिल्कुल। अच्छा अगर दो गिवन लाइंस ऐसी है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा भी तो बन सकता था, इसमें कितने आंसर आएंगे सोचो, अच्छा ये बताओ कितने आंसर आएंगे, चलो कितने आंसर आएंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड अगर गिवन है और अपन को एरिया गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो कितने आंसर आएंगे? 4 आएंगे, बिल्कुल सही कहा। एक सोचो ये वाला, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक सोचो ये वाला, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक सोचो ऐसा, और एक सोचो ऐसा, इसमें इन दोनों का स्लोप सेम होगा और इन दोनों का स्लोप सेम होगा, जिसमें से इनके स्लोप कितने आ गए 3, और लेट्स सपोज इसका स्लोप कितना आ गया -1/3, यहाँ तक आया? चलो यहाँ तक आ गया। अब मुझे इस लाइन का स्लोप तो मिल चुका है, मुझे इस लाइन का क्या मिल चुका है स्लोप, तो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखूं बताओ? इस लाइन का तुम्हें स्लोप पता है, उसकी शुरुआत के दो टर्म पता है, क्या लिखूं बताओ? क्या लिखूं बताओ? 3x - y इक्वल टू कितना c, आना। मुझे इस लाइन का स्लोप मिल चुका था, तो मैंने इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिख दी। अब बस मुझे क्या निकालना है
सी निकालना है। सी कैसे निकालोगे? तो इसका यूज अभी तक हमने नहीं किया ना, कि इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, √10। तो कंडीशन लगा दें, इस लाइन का किस पॉइंट से 6,5 कॉमा कितना 13/5, बोलो है ना। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा 18/5, बोलो माइनस का 13/5 माइनस का सी अपॉन कितना √10, मॉड लगाना मत भूलना। दिस इक्वल टू कितना चाहिए तुम्हारा √10। हाँ ना क्वेश्चन बोल दो। 18 माइनस 13 5/5, 1 माइनस का सी का मॉड इक्वल टू कितना 10। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस में खोलते तो कितना आता C-1 इक्वल टू कितना 10, और एक बार C-1 इक्वल टू कितना -10, तो C इक्वल टू कितना 11 और C इक्वल टू कितना -9। शांत। इस बार दो इक्वेशन कौन सी आ गई, दो इक्वेशन कौन सी आ गई, ठीक है। तो इससे अपन को दो आंसर मिल गए, 3x - y इक्वल टू कितना +11 एंड 3x - y इक्वल टू कितना -9। इन दो की इक्वेशन मिल गई। इन दो की इक्वेशन कैसे निकालूं, इन दो की इक्वेशन कैसे निकालें? तो इसका स्लोप भी पता है -1/3। शुरुआत के दो टर्म क्या होंगे, x प्लस का 3y इक्वल टू सी। अब इसमें भी सी निकालने के लिए सेम कंडीशन, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा √10, तो कितना 6/5 कॉमा कितना 13/5 छाप दें, तो 6/5 13 और 3 कितना 39, 39/5 प्लस सी अपॉन कितना, सॉरी माइनस सी आएगा ना, माइनस सी आएगा ना, अपॉन √(a² प्लस b², मॉड कितना चाहिए √10, 39 और 6 45/5 9, 9 माइनस सी का मॉड इक्वल टू कितना 10, प्लस एक बार माइनस, तो एक बार 9 माइनस सी इक्वल टू कितना 10, एक बार 9 माइनस सी इक्वल टू कितना -10, तो सी इक्वल टू कितना -1 एंड सी इक्वल टू कितना 19। तो अगली दो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस का 3y इक्वल टू कितना -1 एंड x प्लस का 3y इक्वल टू कितना 19। अब इसमें देख लो कौन कौन सा ऑप्शन में है, कौन कौन सा ऑप्शन में है, सॉरी से भाग रहिएगा। भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। चला आगे और बताओ, और कोई 18 भी नहीं आया क्या, 10th में क्या है, कर लो अभी बोर हो गया मैं कि टाइप कुछ कर। 18 पता नहीं क्या, 18 में क्या दिक्कत है, स्लोप तो दे रखे हैं सीधा, एक का स्लोप 60 इधर से और दूसरे का 30 यहां से, 18 पता नहीं क्या, और कोई अच्छा बताओ 19 क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एपी एंड पीबी, ये क्यों नहीं कर पाए तुम लोग यार, याद नहीं रखते क्या यार कुछ। यहां से अगर रे भेज रहे हो और यहां से चला गया, शांत जाओ, इंसिडेंट कहां से 3,10 से, बात कम करो, और कहां से पास कर रहा है 5,6 से। तो इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है कितना 2x प्लस वाई प्लस का कितना 6, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन कैसे लिखोगे, बिल्कुल क्या बताया था, इस पॉइंट का मिरर इमेज ले लो अबाउट दिस लाइन, तो रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा, तो इसका मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन मिल जाएगी। ये नहीं आया, तो आना चाहिए था यार, याद तो है ना। और बताओ कौन सा, कौन सा 20 भी तो कल ही तो बताया था,
इतना बिल्कुल गज नहीं हो गया। शांत जाओ। इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन क्या लगेगा? ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन यहां लाइक करेगा ना, और इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन ये नहीं भाई, आता है नहीं आता है? क्लास का भी क्वेश्चन था ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस पॉइंट का मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन पॉइंट बी होगा। तुम ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये पॉइंट निकाल सकते हो, इन दोनों को ज्वाइन करके इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। भाई कर रहे हो ना? बस और कुछ? चला आगे। भाई बन रहे नहीं बन रहे हैं? लो आगे चले, आगे चले। चलो, ठीक है, अगला कंसेप्ट लिखते हैं आज। देखना, पैरा स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना। तो पैरा स्ट्रेट लाइंस मतलब होता है बेसिकली कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और ये लिखने के लिए सिंपली दोनों लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो एंड इक्वल टू क्या कर दो? 0। दो लाइंस है, उनकी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और उसको इक्वेट कर दो किससे? 0 से। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या देगा? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइंस या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन तुम्हें देगा। अब थोड़ा समझते हैं ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे देगा। तो मान लो अगर तुमसे पूछा होता ड्रॉ ग्राफ ऑफ लेट्स सपोज x इंटू वाई इक्वल टू 0। अगर तुमसे बोला जाए कि भाई इस चीज का ग्राफ बनाओ, ठीक है, गौर करना अच्छे से पहले। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ये चीज 0 कब कब होगी? जब या तो x 0 हो जाए, वेर इधर x is 0 और y becomes 0। इसमें हमारा इधर और में ऑटोमेटिकली जब बोथ हो जाए वो आता ही आता है, वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? या तो x 0 हो जाए या तो y 0 हो जाए। बड़ी अच्छी बात है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में बताओ, बात कम करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस में मुझे वो सारे पॉइंट्स बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में मुझे वो सारे पॉइंट्स बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो वो सारे पॉइंट्स जहां पे x कोऑर्डिनेट कैसा हो? 0। तो वो सारे पॉइंट जहां पे x कोऑर्डिनेट कैसा हो? 0।
एंड वो सारे पॉइंट जहां पे y कोऑर्डिनेट कैसा हो 0। माया, तो अगर मैं इस चीज का ग्राफ अगर तुमसे पूछूं तो वो सारे पॉइंट्स ही तो आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स जो ये सारे हैं और ये सारे, मींस ये लाइन भी है और ये लाइन भी है। देखो इसका ग्राफ बेसिकली क्या आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे पहली लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन ये आ गई, तो जो इसका ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन आ गए ना, नहीं आया, थोड़ा सा आया, थोड़ा सा आया होगा, कुछ तो आया होगा। अगले में देखो, अगले में ज्यादा समझ में आएगा। मान लो तुमसे बोला होता ड्रॉ ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या इसको हम ब्रेक कर सकता हूं? क्या लिखो बताओ, y माइनस एक्स इंटू कितना y प्लस एक्स इक्वल टू कितना 0। क्या तुम बता सकते हो ये चीज 0 कब होगा? जब या तो y माइनस एक्स 0 हो जाए या y प्लस एक्स 0 हो जाए। मानते हो? क्या तुम ग्राफिकली बता सकते हो y माइनस एक्स 0 कब होगा, मीन्स y इक्वल टू एक्स कब कब होगा? तो y इक्वल टू एक्स इन सब पॉइंट्स पे होगा, मीन्स ये सारे पॉइंट्स मैं कह रहा हूं इसको सेट से करेंगे और इसको सेट से करेंगे, मतलब इसको सेट से करेंगे। सोच लो ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेट से करते, सोचो 2,2 3,3 1,1 -1,1 करते ना। और कौन से पॉइंट इस इक्वेशन को सेट से करेंगे जब ये 0 हो जाए, और ये 0 कहां होगा जब y इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, मीन्स ये सारे पॉइंट्स भी सोचो इस इक्वेशन को क्या करते सेटिस्फाई। तो इसका ग्राफ सोचो और कुछ नहीं, ये दो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, इसका ग्राफ हमारे दो स्ट्रेट लाइन हो गए। नहीं आ रहा ना? मीन्स जब तुम L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें L1 का ग्राफ एंड L2 का कंबाइंड ग्राफ मिल जाता है। ये तो हो रहा है, नहीं आ रहा क्या? सही में आ गया? तो शायद समझ में आ गया होगा कि अब अगर मैं तुमसे पूछता कि इसका ग्राफ बताओ 2x माइनस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ अब हम झट से बना सकते हैं, बताओ। तो सिंपली दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर दे। ये स्ट्रेट लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट पे कितना 3, वाई इंटरसेप्ट पे कितना 3, इसका एक्स इंटरसेप्ट -1/2, वाई इंटरसेप्ट कितना +1, इंटरसेप्ट कितना +1, इसका ग्राफ कुछ ही होता। थोड़ा बताया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। ठीक है, तो सिंपली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है। दो लाइंस लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका ग्राफ बनाने के लिए इंडिविजुअली दोनों लाइन को प्लॉट कर दो। क्या तक तुम्हें हिसाब से आ गया होगा? हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई। आगे चले, आगे चले, गौर करना जिससे। मान लो अगर होता तो देखो, ये तुमने पहला फॉर्म सीखा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जिसमें तुम्हें दोनों इक्वेशन सीधा सीधा दिख रही होंगी। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? तो देखो, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर है तो मैं कह रहा हूं इसको पक्का कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस होना पड़ेगा। मानते हो? अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन है तो इसको इस फॉर्म में रिड्यूस होना पड़ेगा ना।
ठीक है, तो गौर करना, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 5xy माइनस का कितना 5x² इक्वल टू 0, ये ले लूं। यहां से y कॉमन लेते हैं तो कितना बचता, y माइनस एक्स। यहां से माइनस का 5x कॉमन लेते हैं तो कितना बचता, y माइनस का x। y माइनस एक्स कॉमन ले लूं, बात कम करो। अब बताओ क्या ये पैरा स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो पहली लाइन y इक्वल टू एक्स, दूसरी लाइन y इक्वल टू 5x। थोड़ा बताया मैंने क्या क्या कर दिया, ये सही में आ गया। नहीं आ रहा ना, ठीक है, पक्का है। यहाँ समझना, छाप रहे हो क्या, छाप लो, बता दिया करो, छाप रहे होते थे, बता दिया करो। हाँ, दूसरों को छाप देने दो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था परसों, तुम कहाँ चले गए कल परसों। हाँ परसों छुट्टी गए, घर चले गए थे सीधा, किसके साथ, अकेले या 10 लोगों के साथ, अकेले गए थे। यहाँ तक आया, अब ध्यान देना, ये मैंने और कुछ नहीं किया, बेसिकली फैक्टराइजेशन कर दिया। क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने जो करते थे, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करते थे, काइंड ऑफ वैसे कर दिया, ये तरीका से मैं, ऑब्वियसली मैं इसको बार बार ऐसे नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा देखना, मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दूं किससे, एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6 y/x प्लस 5 इक्वल 0 बनेगा। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर से दे दिया डिवाइड। गौर से देखोगे y/x का होल स्क्वायर, तो y/x को क्या मान लो t, क्या मतलब टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। स्क्वायर के रूट क्या क्या है, 5 और 1, रूट क्या है 5 और 1, और t क्या था y/x, तो y/x के लिए कितना 5 और एक बार y/x के लिए कितना 1, बोले चला एक ही बात है। क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है, सही में आ रहे ना भाई, पक्का, तो अगर आ रहा है तो बताओ इसका आंसर जल्दी से। 3y² माइनस का 2xy, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कौन से दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता, कैसे करते, कैसे करते, डिवाइड बाय कितना एक्स स्क्वायर, तो कितना होता, डायरेक्टली लिख दूं 3t² माइनस का 2t माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो इसके रूट्स कैसे निकालते थे, t² माइनस 2t माइनस 3, याद है ना, t² माइनस 2t माइनस का 3, इसके रूट्स दिख रहे हैं क्या, बोलो, +3 और -1, सम ऑफ रूट पॉजिटिव है ना, इसके रूट क्या है +3 और, ये बन तो रहा है ना भाई, और +3 और -1, लेकिन याद करो 3 से क्या जाएगा डिवाइड, 3 से क्या जाता डिवाइड, तो t के लिए क्या क्या आ गई 1 और -1/3, और t क्या था अपना y/x, तो एक y/x इक्वल टू 1 और एक y/x इक्वल टू कितना माइनस का 1/3, तो y इक्वल टू कितना x और x इक्वल टू कितना माइनस का 3y।
पक्का बन रहा है। तो क्या मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? हाँ या ना? ए एक्स का स्क्वायर 2h(xy) प्लस by का स्क्वायर, क्या ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा? क्या ऐसा हम कमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्या करते, एक्स स्क्वायर से क्या देते डिवाइड, एक्स स्क्वायर से क्या देते डिवाइड, तो क्या बनता b टाइम्स ऑफ y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h टाइम्स ऑफ कितना y बाय एक्स प्लस a इक्वल टू कितना 0। y बाय एक्स में क्या बनता क्वाड्रेटिक, मतलब समझ गए ना, bt स्क्वायर प्लस 2ht प्लस a इक्वल टू कितना 0। और अगर सोचो इसके दो रियल रूट्स आते, लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा, मीन्स y बाय एक्स के तुम्हारे दो रूट्स आते, एक अल्फा और एक कितना बीटा। सोचो, तो दो स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंट करता है ना, एक y इक्वल टू x अल्फा और एक y इक्वल टू कितना x बीटा, बशर्ते इसके दो रियल रूट्स आ जाए। और इसके दो रियल रूट कब आएंगे? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन 0। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, मीन्स जब h का स्क्वायर क्या हो जाए ab से बड़ा। मीन्स हम कह सकते हैं दैट दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें हमारा है, मीन्स ये हमेशा एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, अगर करेगा तो। नहीं है ना? तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा? तो सोचो, इस क्वाड्रेटिक के फिर इमेजिनरी रूट आते, फिर इसकी क्वाड्रेटिक के रूट से इमेजिनरी आए थे ना, तो फिर y बाय एक्स की वैल्यू कुछ आयोटा के टर्म में आती, y बाय एक्स के जो रूट्स आते वो कुछ आयोटा के टर्म में आते ना, और आयोटा के टर्म में आते तो ये क्या कह सकते हैं, दिस इज इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, दिस इज इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। सिंपल से इसके रूट्स इमेजिनरी आ गए, तो y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ सम इमेजिनरी वैल्यू, तो इमेजिनरी लाइन कह देंगे इसको ना। हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई, दिक्कत आ रही है क्या सोचने में? तो इसको बता दो, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? तो इस क्वालिटी के इक्वल रूट आते, तो ये भी अल्फा तो ये भी कैसा होता अल्फा, तो उस केस में जो दोनों स्ट्रेट लाइन बनते हो कैसे बनते सेम। तो इस केस में क्या रिप्रेजेंट करता कोइंसाइडिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कोइंसाइडिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये चल रहा है, तो इसको मैं अलग कर दे रहा हूं, इसको चेंज कर लेना, यहां से ग्रेटर देन 0 कर लो, तो यहां पे लिख देना डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जब ये ग्रेटर देन 0, और जब इक्वल टू 0 तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करेगा बट वो कोइंसाइडिंग होंगे, और अगर नेगेटिव हो गया तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, मींस करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही करेगा, या रियल या तो इमेजिनरी। इसमें आ रहा नहीं आ रहा, बहुत जरूरी है।
ठीक है। और अगर तुम्हें इस टाइप की इक्वेशन दी हो और तुम्हें दोनों स्ट्रेट लाइन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड दोगे, वाई बाय एक्स को क्या मानोगे? टी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, एक वाई बाय एक्स इक्वल टू अल्फा, एक वाई बाय एक्स इक्वल टू बीटा। एक और कुछ खास बात दिख रही है? दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या originates from origin या starts from origin? starts from origin कैसे कहूं? point of intersection of this straight line, point of intersection of this pair of straight line is origin. सोच लो आराम से, देखो, क्योंकि एक y इक्वल टू एक्स अल्फा, एक y इक्वल टू एक्स बीटा, ओरिजिन इसको भी सेट सा कर रहा है और ओरिजिन इसको भी सेट सा कर रहा है। एक y इक्वल टू m1x, एक y इक्वल टू m2x ना। मींस ये बेसिकली उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा कैसा होगा? ओरिजिन। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा कैसा होगा? ओरिजिन। नहीं आ रहा ना? अब ज्यादा हो रहा होगा शायद से। बात कम करो। सही में आ रहा था? आता क्या? और देखें आता क्या? समझाओ, गौर करना। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। हमने क्या किया? डिवाइड किया किससे? बाय एक्स स्क्वायर। और अगर मैं y बाय एक्स को मैं क्या मान लू? m। y बाय एक्स में क्या मान लू? m। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते तो बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या बनता? बी एम स्क्वायर प्लस 2h(m) प्लस a इक्वल टू कितना? 0। कई बार कर लिया अभी तक। ये एक m में क्वाड्रेटिक बनता, एक m में क्या बनता? क्वाड्रेटिक। क्या तुम बता सकते हो कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इसके जो रूट्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? स्लोप किसके? बिल्कुल सोचो, ये जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जिन भी दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक y बाय एक्स इक्वल टू m1 होता, एक y बाय एक्स इक्वल टू क्या होता? m2। तो इसके सोचो जो दो रूट्स होते m1 और m2, यही तो m के रूट्स होते। और m हमने किसको माना? y बाय एक्स को। तो एक y बाय एक्स इक्वल टू क्या आता? m1। और एक y बाय एक्स इक्वल टू तुम्हारा कितना आता? m2। तो एक स्ट्रेट लाइन क्या कौन सी आती? y इक्वल टू m1x। और दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी आती? y इक्वल टू m2x। मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स होंगे, वही तुम्हारे क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड देने के बाद जो क्वाड्रेटिक बनता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड देने के बाद y बाय एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनता है उसके जो रूट्स हैं वही ये जिन दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उनके स्लोप्स हैं। समझ रहा है? मींस इसका ग्राफ बेसिकली क्या होता? इसमें एक स्लोप कितना होता? m1, दूसरा स्लोप कितना होता? m2। ये नहीं आया होगा ना? अब इससे हम बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। तो यहां तक है मैंने क्या क्या बताया? सिंपल सी बात है, ये जिन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके स्लोप की इंफॉर्मेशन
ये क्वाड्रेटिक दे रहा है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो y एक्स को m मान लो, तो ये जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स m1 m2 है, तो इन दो स्ट्रेट लाइंस के स्लोप भी m1 और m2 होंगे। देखा। तो अब तुम मुझे बताओ कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये जिन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक का स्लोप कितना m1, एक का स्लोप कितना m2, तो इनके बीच में थीटा एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालोगे? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालोगे? दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू कितना? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कम आउट। तो इसको मैं a b और h के टर्म में कैसे निकालूं? बिल्कुल, तो सोचो इसी क्वाड्रेटिक का ऊपर क्या लिखा है? डिफरेंस ऑफ रूट। ऊपर क्या लिखा है? डिफरेंस ऑफ रूट। और 1 प्लस कितना लिखा है? प्रोडक्ट रूट, मतलब कितना लिखा है? रूट डी बाई ए अपॉन कितना? 1 प्लस का c बाई ए से निपटता, तो रूट डी अपॉन कितना? a प्लस का c कम आउट। रूट ऑफ डी, तो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू कितना? c अपॉन a प्लस सी अपॉन कितना? a प्लस सी। और बाहर खींच लू तो कितना आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना? a प्लस का b। ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता? दो लाइंस के बीच का एंगल। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। मीन्स अगर तुम्हें लाइन इस फॉर्म में अगर दी जाए और पूछा जाए इनके बीच में एंगल बताओ, तो तुम ये पूरा प्रोसेस नहीं करोगे, तुम्हें सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। थोड़ा बताया। हाँ क्या? डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट्स ऑफ वो स्ट्रेट लाइन के स्लोप, मतलब रूट्स विल बी स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स, मतलब इसके जो रूट्स है वो स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स है। थोड़ा सा कुछ तो बोल दो। अब जरा शांत जाओ, इन कंडीशन पे गौर करो और जरा इस पे गौर करो, कुछ रिजेम्बलेंस दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस उनके बीच का एंगल, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर सोचो एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव हुआ, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा हुआ? पॉजिटिव, मीन्स सोचो दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में कुछ प्रॉपर तुम्हें एंगल मिल रहा होगा, कुछ प्रॉपर तुम्हें एंगल मिल रहा होगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हुआ तो टेंटा कितना आएगा? 0। टेंटा 0 माने उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हुआ, मतलब उनके बीच में एंगल कैसा है? इमेजिनरी। एंगल इमेजिनरी मतलब लाइन भी कैसी होंगी? इमेजिनरी। तो अगर तुम ये याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेंगे।
बस ये अगर याद कर लो कि एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन कितना होता है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 तो एंगल बिटवीन लाइंस 0, तो कोइंसाइडिंग। समझाया? बस आया। ठीक है, ठीक है। तो याद रख सकते हो इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो एंगल लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। बोलो, तो क्या तुम बता सकते हो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? tan थीटा है, अगर इनके बीच में एंगल कैसा हो जाए 90, इनके बीच में एंगल कैसा हो जाए 90, तो tan 90 कैसा होगा? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर कैसा होता है 0, जब डिनोमिनेटर कैसा होता है 0। मींस अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर तो हम कह सकते हैं दैट a प्लस बी शुड बी इक्वल टू कितना, 0। और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना, 0। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मींस डायरेक्टली अगर तुम्हें कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में दी जा रही है और तुम्हें a प्लस बी 0 दिख गया तो समझ जाना कि वो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ में आ रहा तुम्हें कुछ? थर्ड लास्ट कोने पे व्हाइट जैकेट आ रहा है क्वेश्चन में, व्हाइट जैकेट छुप का रहे हो, आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, क्यों इतनी मेहनत करते हो सुबह सुबह आके? हाँ, आराम से घर पे बैठो। हाँ, कितना सिर में आया? ठीक है, चलो आज करते करते हैं तो तुम्हें, ठीक है, DST 7 से पहले जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन सारे कर लेना। DST 7 से पहले तक जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन है सारे कर लेना, ठीक है। और जो कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है, कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है ना, उसके क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। जो कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना, हर टॉपिक के, बहुत सारे टॉपिक है ना उसमें, हर टॉपिक के थोड़े थोड़े क्वेश्चन चालू कर लो। जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो डाउट्स पूछ लेना क्लास में, कर लोगे ना? ठीक है, कल इसको बना के कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं ना।